Hello friends, we are back with the lecture on molecular basis of inheritance. So lecture 4 and अगर हम थोड़ा सा ये करें रिकैपिचुलेट करें कि लास्ट लेक्चर में क्या था. So last lecture it was on the basis of semi conservative nature हमने किया था, परसेंटेज निकाला था. एंड व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव, पहले अच्छा चलो हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है. रेप्लिकेशन का मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए. ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही सेमी कंजर्वेटिव नेचर फॉलो होगी. बट जैसे प्रोकैरियोट्स में हम एक थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन करके भी हमने पढ़ा था, दैट वाज गिवन बाय कायरेंस. लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि देयर विल बी अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अ न्यू डॉटर स्ट्रैंड. ठीक है, इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स न्यू नहीं होता, एक पेरेंटल होता है और एक न्यू होता है. जो इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर को दिया था वाटसन क्रिक ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव हमने देखा था कि एक तो टेलर ने फर्स्ट टाइम किया था, उसके बाद एक फिर मैसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था. तो हम जो पढ़ेंगे वो रेप्लिकेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं. देखो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में भी सेम प्रोसेस ही होता है, और उसमें डिफरेंस क्या है, एंजाइम्स का डिफरेंसेस होती है. ठीक है, और बाकी तो प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ेंगे. और जैसे जैसे यूकैरियोट्स में जो डिफरेंसेस आते जाएगा मैं वो बताते जाऊंगी कैसे जो डिफरेंस है. और एट द एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम फिर क्या करेंगे कि एक बार डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स हम देख लेंगे. अच्छा, एक और चीज देखो, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन में वैसे तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर यूकैरियोट्स में देखोगे इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज, सिंथेटिक फेज, है ना. लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें वहां एक्चुअली माइटोसिस नहीं होता, ना मियोसिस होती है. तो उस केस में तो न्यूक्लियस भी नहीं होता इन द साइटोप्लाज्म. तो एज अ कोई ऐसा एस फेज या जी1 फेज इस तरह से नहीं होगा. ठीक है, तो हम जो एस फेज ऑफ द सेल डिविजन बोलते हैं दैट इज ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे अभी, डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन. सो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स अगर हम देखें. सो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, eukaryotes is semi discontinuous. करेंगे, क्यों सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, एंड इज बाई डायरेक्शनल, राइट. बाई डायरेक्शनल. और उसी तरह से प्रोकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव और ये बाई डायरेक्शनल होता है. तो इट टेक्स प्लेस इन एस फेज. ठीक है, इसको हम ये करते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है एस फेज, और इसे हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फेज. ठीक है, ये इंटरफेस की जो एस फेज आता है. अब देखो, ये डीएनए रेप्लिकेशन, देयर आर नंबर ऑफ ओरिजिन्स. ठीक है ना, तो जो ओरिजिन एक जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देखेंगे. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, देखो, एक यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या होती है कि यूकैरियोट्स में देयर विल बी, प्रोकैरियोट्स में देयर विल बी ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
और लेकिन अगर आप यूकेरियोट में देखोगे देयर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन देखें। सो सबसे पहले जो इसमें होता है दैट इज अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग, आप ये समझो कि डीएनए रेप्लिकेशन इज लाइक, अनवाइंडिंग मतलब ठीक है, ये एक हो गया आपका, और ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये है 5 प्राइम 3 प्राइम। डीएनए बिल्कुल ऐसा रहता है। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देना तो इट्स लाइक कि इलेक्ट्रिकल जो वायर होता है ना, आपने देखा होगा 2 डिफरेंट कलर की इलेक्ट्रिकल वायर होती है, बिल्कुल उसी तरह से वायर होता है ये। अब ये क्या होगा, सबसे पहले ये इतनी टाइटली रैपिंग होती है, हम यहाँ पे कोई नया डीएनए डाल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, अनवाइंडिंग। ये जो कॉइलिंग दिख रहा है आपको, इट हैज टू ओपन। तो अनवाइंडिंग कौन सा एंजाइम करेगा, हेलिकेज, ठीक है। कई बार हम इसको अनवाइंडेज भी कहते हैं। सो ये हेलिकेज क्या कर देता है, इस अनवाइंडिंग को ओपन कर देता है। अब जब ये ओपन होगी, यहां से मैं फॉर्क बना दिखाती हूँ। सो ऐसे, मतलब ये जो फॉर्क टाइप का दिख रहा है ना, दैट मीन्स क्या है कि ये आपका, हाँ तो ये रहा, ऐसे फॉर्क बन जाएगी। तो इस फॉर्क में जहां से अनवाइंडिंग हुआ है, तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं क्योंकि हमें फिर वो गलत, सो इट विल बी ग्रीन कलर से, ये ठीक है। तो ये था हमारा 3 प्राइम एंड, और ये था हमारा 5 प्राइम एंड, और इधर ये फिर क्या है, 3 प्राइम 5 प्राइम एंड। तो जहां से बेसिकली ये ओपन हुआ है, इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। एंड जिस पार्ट में रेप्लिकेशन होगा उसे कहते हैं रेप्लिकॉन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कई सारे टर्म्स देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ से जहां से ओपनिंग हुआ है, क्योंकि ना इस पे इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हमारा यूकेरियोट्स का, ह्यूमन बींग्स का डीएनए हमने उस लास्ट लेक्चर में देखा था कि इट्स 2.2 मीटर। तो 2.2 मीटर डीएनए को एक साथ रेप्लिकेट नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी यूज होगी। तो इस वजह से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होता है। तो अगर आप यूकेरियोट्स में देखोगे, देयर कैन बी मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है, फिर कुछ दूर बाद वहां पे भी एक ORI बन रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बन रहा है, और वहां पे भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, क्योंकि उसके पास तो देखो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो उसके पास सिर्फ एक ही ओरिजिन होगा, एट ए टाइम एक ही डीएनए पे रेप्लिकेशन हो सकता है। तो वो एक डिफरेंस हमें यही मिल गया है। लास्ट में हम उसको सम अप करेंगे कि यूकेरियोट्स में देयर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और प्रोकैरियोट्स में देयर इज ओनली सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अनवाइंडेज ने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो कॉइलिंग था उसको ओपन हो गया। अच्छा, आप सिर्फ ये चीज समझो कि आपने मार्केट से अगर इलेक्ट्रिकल वायर लाते हो,
कई बार आपको ऐसा वेयर मिलती है ना कि 2 कलर की वेयर बिल्कुल रैप्ड होती है, तो उसी चीज को आप दिमाग में कंटिन्यू मतलब सोचो कि वही हमारा डीएनए है। अब क्या होता है, उस इलेक्ट्रिकल वेयर को हमने खोल दिया, उसकी जो रैपिंग इतना दिनों से था उसको हमने ओपन कर दिया। जैसे ही आप ओपन करते हो ना, उसमें निशान सा आ जाता है, इस तरह से स्ट्रेट नहीं हो पाता है। कॉइलिंग टेंशन, उसे क्या कहते हैं, कॉइलिंग टेंशन, वो हमें निकालना पड़ेगा। या फिर उसे हम कॉइलिंग टेंशन कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं कि सुपर कॉइल्स, टेंशन ऑफ सुपर कॉइल्स। तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो, डीएनए मतलब रेप्लिकेशन को कंटिन्यू नहीं करवा सकते यहाँ पे। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नेक्स्ट मेरा जो एंजाइम आएगी, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, इट रिमूव्स the coiling tension. ठीक है, सो टोपोआइसोमेरेज रिमूव्स कॉइलिंग टेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, टोपोआइसोमेरेज ने कॉइलिंग टेंशन को निकाल दिया, मतलब जो वो जो निशान पड़ जाता है इतनी दिनों की कॉइलिंग के वजह से, वो निकाल के स्ट्रेट होना शुरू हो गया। अब बैक्टीरिया में टोपोआइसोमेरेज जो है वो यूकेरियोट्स में भी है और प्रोकैरियोट्स में भी है, लेकिन कहते हैं कि डीएनए गाइडेज, ठीक है, डीएनए गाइडेज क्या होता है, एक और एंजाइम इन बैक्टीरिया में, डीएनए गाइडेज करके एक एंजाइम है, डीएनए गाइडेज, इसे हम कहते हैं डीएनए गाइडेज, which introduces super negative supercoils, which क्या होगा, introduces negative, इसे कहते हैं सुपर कॉइल्स। मतलब वो जो पॉजिटिव वाली कॉइलिंग था उसकी टेंशन को रिमूव कर रहा है, राइट। देखो बेटा, ये एंजाइम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, जो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आप उनको जाके जैसे जैसे सिम्टम्स बोलते हो ना, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आपको एंटीबायोटिक्स की डोज। पता है वो डोज किसके ऊपर होता है, वो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, यानी ये जो हमारा सेंट्रल डॉग्मा आएगा अभी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, राइट। तो वो जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, या डीएनए सिंथेसिस में ही कई सारे एंजाइम्स है, इन एंजाइम्स के ऊपर फोकस करके एंटीबायोटिक्स बनती है। मतलब क्या है इस चीज की, जो हमारा एंटीबायोटिक्स काम करता है, एक बैक्टीरिया आपको कुछ नहीं कर सकता, द बैक्टीरिया हैज टू मल्टीप्लाई इनसाइड योर बॉडी। तो वो एंटीबायोटिक इस तरह से डिजाइन होती है कि इन एंजाइम्स को, चाहे वो टोपोआइसोमरेज हो या गाइरेज हो, इन एंजाइम्स को इनहिबिट करे ताकि वो बैक्टीरिया कैन नॉट रेप्लिकेट। और अगर उसका डीएनए नहीं रेप्लिकेट करेगा तो ना आरएनए बनेगी उसकी, ना प्रोटीन बनेगा उसका। ठीक है, इवन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कैन नॉट इंक्रीज, क्योंकि पहले तो वो रेप्लिकेट करेगा ना, फिर मल्टीप्लाई करेगा अपना प्रोटीन्स को या बाकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस इज द टेक्निक कि एंटीबायोटिक्स आर डिजाइन इन सच ए वे टू इनहिबिट दिस एंजाइम। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल कह रही हूं कि जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स है, 2 वायर्स का, उसी को समझो। अब मैंने उसमें से कॉइलिंग को निकाल दिया, अनवाइंडिंग कर दिया, और जो इतनी दिनों से वाइंडिंग की वजह से जो उसमें कॉइलिंग टेंशन था, उस कॉइलिंग टेंशन को भी मैंने निकाल दिया। लेकिन आप कभी इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखना, इतनी दिनों की कॉइलिंग के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करके हाथ से पकड़ के रखते हो ना, तब वो क्या लगेगा, देखने में क्या लगेगा कि वो रुक के रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ छोड़ दोगे उन वेट से, वो दोबारा कोशिश करेगा कि वापस वो रैप हो जाए। अब हम अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर तो हाथ से पकड़ के नहीं रख सकते कि डीएनए,
तो वापस कॉयल मत हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे डीएनए के अंदर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हम मतलब इस डीएनए को स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। तो देखो, टोपोआइसोमरेज ने बाइंड किया, सबसे पहले हेलिकेज ने ओपन किया। पहला एंजाइम हेलिकेज था, दूसरा एंजाइम हमारा क्या था इस पे, सेकेंड एंजाइम जिसने काम किया टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, अब इन दोनों को स्टेबल करना है मुझे। सो इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय प्रोटीन। ठीक है, यहां से हम कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो इस ग्रीन को ही ले लिया। चलो, इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दीज प्रोटीन्स, ये जो स्टेबिलाईजेशन मतलब जैसे मैंने कहा ना अभी, इलेक्ट्रिकल वायर को हाथ से पकड़ के मैं उसको रोक के रखूंगी, तो मैं यहाँ पे हाथ से नहीं रोक सकती। दोबारा टू प्रिवेंट कॉइलिंग, इन दोनों को वापस कॉइल होना जो है उसको मुझे रोकना है। सो टू प्रिवेंट अनकॉइलिंग और टू स्टेबिलाइज द टू स्ट्रैंड्स, टू स्टेबिलाइज, ठीक है, टू स्ट्रैंड्स, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अगर मुझे स्टेबिलाइज करना है, वी हैव टू प्रोवाइड देम सिंगल स्ट्रैंडेड, इसे कहते हैं SSB, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और इसको बोलते हैं हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, और इसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, डी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डी बी एंड पी, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये वापस कॉयल नहीं होगा, फिक्स हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ये क्या था, 3 प्राइम एंड था और ये था 5 प्राइम एंड, है ना। तो देखो, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, मैं हर चीज को लिख के दूंगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट्स वाई देखो एक चीज मैंने क्रॉपिंग करके फिगर नहीं लाया यहाँ पे, दिस थिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑन दोस क्रॉप्ड फिगर्स। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कंटिन्यूअस ट्रेंड है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड है, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कह सकते हो, और इसको हम यहीं पे कर देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये क्या है, द स्ट्रैंड विथ 5 प्राइम, ये डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम is called discontinuous, discontinuous, और इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि नेक्स्ट मेरा तो पहला तो टोपोआइसोमरेज आया था, दूसरा क्या आएगा इसमें, देखो सेकेंड एंजाइम जो है, फर्स्ट केस इज टोपोआइसोमरेज आ गया, सेकेंड पार्ट में क्या आ रहा है इस पे, नेक्स्ट इज to stabilize the DNA strands, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, या फिर इसमें आ सकता है डीएनए, और इट कैन बी डीएनए binding protein, so it will be DNA binding protein। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग, हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है,
और थर्ड स्टेप हमने क्या किया था कि इसमें 2 स्ट्रैंड होता है, द स्ट्रैंड which is in 3 prime to 5 prime direction, ठीक है, is called थ्री प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लीडिंग, और इसे हम क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, एंड द स्ट्रैंड विच इज 5 prime to 3 prime direction, okay, direction is called discontinuous और इसे हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस या फिर लैगिंग स्ट्रैंड कहोगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हमारा दूसरा पार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेकंड नेक्स्ट पार्ट। सो अब जो हमारी डायग्राम बनेगी वही हमने क्या किया था, इसको ये था ना, ठीक है, तो ये मेरा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये था हमारा ओरिजिन। अच्छा, अब देखो क्या होता है, इसे कहते हैं जिस डीएनए स्ट्रैंड से भी, मतलब इस डीएनए स्ट्रैंड से, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इससे एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी। सो है तो ये कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड, लेकिन इसका एक नाम, इसे हम टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक है, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्यों कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डीएनए स्ट्रैंड द न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड, इसको भी हम टेम्पलेट कहते हैं। तो ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है ना, ये लीडिंग स्ट्रैंड। अब देखो इस लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा कि पहले तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज नीड्स न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे सिंथेसिस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एक, सो देखो ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम, मतलब इसको हम इधर से देखेंगे, 3 प्राइम 5 प्राइम है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड, इसको चलो रब करके अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग, और ये इसी की बात कर रहे हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, राइट, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और ये जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड द ओराई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, इसे लैगिंग स्ट्रैंड या फिर इसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और एक चीज देखो, ये रहा ओराई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, एक और चीज, इसे ना जिस स्ट्रैंड से डीएनए सिंथेसिस होती है,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, अगेन जो मेरे पास जरूरत है दैट इज कि न्यूक्लियोटाइड्स। आपने देखा है ना कि डीएनए इज कंपोज बेसिकली ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे लाऊंगी, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसे कहते हैं। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, जैसे डी ऑक्सीराइबोस शुगर, तो डी फॉर डीऑक्सीराइबोस, डी एडिनोसिन, ये है एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसके साथ दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, राइट। सेकेंड मेरा न्यूक्लियोटाइड्स डी CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट या साइटिडिन प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एक्टिवेट होके DCTP, ठीक है। थर्ड जो हो रहा है डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस, इसमें भी वही दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, सो इट विल बिकम DGTP। देखो डीएनए रेप्लिकेशन नीड्स एनर्जी, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। फोर्थ इज डी थाइमिन मोनोफॉस्फेट plus 2 inorganic phosphate, it will become DTTP, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो गया है। नाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स, अब हम फिर से हमारी डायग्राम के ऊपर चलते हैं, एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं। देखो अब यहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग होगी, तो सबसे पहले देखो रेप्लिकेशन तो हमेशा, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड हो या लैगिंग स्ट्रैंड हो, रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। तो रेप्लिकेशन सबसे पहले किसका होता है, लीडिंग स्ट्रैंड का होता है ना। तो लीडिंग, लेकिन ये जो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, जैसे टेम्पलेट में अगर साइटोसिन है, यहाँ थाइमिन है, जैसे ये एडिनिन है, तो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डॉटर स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड्स की इनकॉर्पोरेशन होना पड़ता है। बट वो जो एक्यूरेट कि साइटोसिन अगर है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा, थाइमिन अगर है तो वो एडिनिन आएगा। ये जो राइट इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है वो अपने आप से या डायरेक्टली नहीं हो पाता है। इट इज डन बाय अ स्मॉल फ्रेगमेंट। यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्राइमर। प्राइमर इज बेसिकली एन आरएनए फ्रेगमेंट। तो इस प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए होगा, दिस इज नोन एज प्राइमेज, या आप वैसे कह सकते हो कि इट्स अ आरएनए पॉली। तो ये जो प्राइमर है ये कौन सा एंजाइम लेके आता है, प्राइमोसोम या प्राइमेज कह सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली देखो 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, और बेसिकली ये प्राइमर या जो प्राइमर जो इनिशिएट कर रहा है ना यहाँ पे, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्राइमर भी फिट हो रहा है यहाँ पे। ये जो प्राइमर है आरएनए फ्रेगमेंट है, तो कौन लेके आएगा इसको, आरएनए पॉलीमरेज, या उसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमेज या प्राइमोसोम कह सकते हैं। जब ये टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाएगी इट इज कॉल्ड प्राइमोसोम। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस छोटा सा प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए जो होता है, दिस इज बेसिकली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि देखो ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसके ऊपर बेस करके इसने छोटा सा एक 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स का
एक फ्रेगमेंट बनाया है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि डीएनए के ऊपर बेस करके बनाया, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है नीट में कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसा है, तो डीएनए पॉलीमरेज तो हमेशा देखो डीएनए के ऊपर बेस करके डीएनए बनाता है, सो इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ जो प्राइमर है वो डीएनए के ऊपर बेस करके छोटा सा एक आरएनए फ्रेगमेंट बना रहा है, तो इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब प्राइमर लग गया, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, टेम्पलेट में जो बेस है एडिनिन है, तो यहाँ पे इस कौन सी बेस इनकॉर्पोरेट होगी, DTTP। ठीक है, तो थाइमिन जैसे इनकॉर्पोरेट हो गया, यहाँ पे थाइमिन गेट इनकॉर्पोरेटेड। टी है तो सॉरी, अगर हम टी से कर रहे हैं ना तो ए है, ए के साथ टी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट द न्यूक्लियोटाइड्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड which is helped by primer and elongation, ये चेन बढ़ते जाएगा, the chain is elongated in 5' to 3' direction by enzyme। elongation कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ जो elongation कर रहा है ना, elongation is done by डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज कई सारे टाइप्स की होती है, जिस कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 3 इलोंगेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज होता है, देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जैसे ही यहाँ पे बाइंड होगी, दीज आर अटैच्ड बाय, जैसे थाइमिन, थाइमिन बेस पेयर किसके साथ कर रहा है, एडिनिन के साथ। किस बॉन्ड से करेगा वो, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में एनर्जी चाहिए ना, और एडिनिन किसके साथ प्यार करेगा, थाइमिन। तो जैसे ही ये बाइंड होती है, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म टू मोनोफॉस्फेट फॉर्म। किस फॉर्म में बाइंड होगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अब क्वेश्चन है, ये तो गया तो था इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, फिर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गया कहाँ, यहाँ से। These inorganic phosphate will provide energy to the hydrogen bonding। इसलिए हम कहते हैं ना कि एनर्जी चाहिए उस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो उसको तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगा, राइट। सो द लीडिंग स्ट्रैंड ये कंटिन्यूअसली, कोई ब्रेक नहीं होता, it is continuously synthesized by the enzyme DNA polymerase 3। ठीक है, अब हमारा दूसरा रहता है लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड तो भाई ऐसा सिंथेसाइज नहीं होगा, तो चलो हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, एंड देन फिर हम लैगिंग स्ट्रैंड के लिए दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसको हौच पौच ना करके। तो अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा आएगा, सो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, सो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए नाउ दिस इज, अच्छा उससे पहले हम लिख लेते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, प्राइमर। प्राइमर क्या है, अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, राइट। और कितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा ये, 20 to 30 बेस पेयर्स। ठीक है, इतना बड़ा फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड बाय, या तो इसे हम क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज, और इसे क्या कहेंगे, प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज, और इसे आप क्या कह सकते हो, प्राइमोसोम। ठीक है ना। सो व्हाट इज अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, दीज एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए
डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए RNA पॉलीमरेज। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। व्हाट डज दिस प्राइमर डू? द प्राइमर डायरेक्ट्स incorporation of nucleotides on the basis of the template। ठीक है, तो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स को इनकॉर्पोरेट कर देगा। ठीक है, और हमारा फोर्थ स्टेप क्या है? सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। तो साथ साथ हमें लिखना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लीडिंग कंटिन्यूअस में the nucleotides are incorporated। आज थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट है ना। एंड द चेन इज elongated। चेन किसने elongate किया था? चेन इज elongated by DNA polymerase 3। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है? पॉलीमरेज 3 ने इलोंगेट कर दिया। अब हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड भी तो है। और यूकेरियोट्स में बस वही होगा कि देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। सो यूकेरियोट में देखो पॉलीमरेज अल्फा बीटा ये होता है, हम लास्ट में लिख लेंगे, अभी क्लमजी करके फायदा नहीं है। तो मेरा फिफ्थ इज सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, उसको देखते हैं। फिर से हम एक डायग्राम बनाएंगे। आप चाहो तो पेपर में आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही दो डायग्राम में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मैं थोड़ा चाहती हूँ कि इसको अच्छी तरह से कर दूं, इस वजह से मेरे पास डायग्राम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो हर स्टेप को अलग ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम। तो ये तो लीडिंग स्ट्रैंड तो हमारा सिंथेसाइज हो ही गया था। ये प्राइमर यहाँ पे लगा हुआ था, दिस इज द प्राइमर, ये प्राइमर था। ओके, एंड द चेन वाज elongated कंटिन्यूअसली, यहाँ तक ही होना है, ये ओराई है ना। तो इट वाज elongated बाय ये है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा, इस लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? देखो बहुत सारे प्राइमर चाहिए। इन ये आपका आएगा 5 प्राइम डायरेक्शन, ये रहा, ऐसे करके ना छोटे छोटे काफी सारे प्राइमर चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं होगा। ये रहा प्राइमर। किस डायरेक्शन में प्राइमर आ रहा है? 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। तो अब यहाँ पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, कई सारे प्राइमर, और प्राइमर कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। तो अब इन छोटे छोटे प्राइमर्स के ऊपर बेस करके द डीएनए स्ट्रैंड्स विल बी सिंथेसाइज्ड। डीएनए स्ट्रैंड देखो बेटा टेम्पलेट के ऊपर ही आएगा, बट द राइट
डायरेक्शन जो होती है ना, ये रहा, दीज आर द डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स कौन सिंथेसाइज कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड बाय प्राइमेज, ठीक है। एंड द चेन, ये चेन कौन, छोटे छोटे चेन्स है, द चेन्स आर इलोंगेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। किस डायरेक्शन में? इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, राइट। अब these फ्रेगमेंट्स, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कहते हैं, इसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्यों ओकाजाकी फ्रेगमेंट? आफ्टर द डिस्कवरर, जापानीज डिस्कवरर जो है ओकाजाकी, रेगी ओकाजाकी, तो रेगी ओकाजाकी के बाद से ये आया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अगर आप प्रोकैरियोट्स देखते हो तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ होती है, दे आर 1000 to 2000 बेस पेयर, और अगर यूकैरियोट्स है इट इज 100 to 200 बेस पेयर्स की फ्रेगमेंट, राइट। सो अब ये प्राइमर को जो है ना, प्राइमर हैज टू बी रिमूव्ड नाउ। प्राइमर को कैसे निकालेंगे हम? एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपका आएगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विल टेक इट आउट, राइट। सो अब हमारा एक और डायग्राम हमें करना पड़ेगा। सो दिस, सो अब हम क्या करेंगे, देखो इस प्राइमर को हटाना है, तो प्राइमर को कौन हटाएगा? यहाँ से एक और डायग्राम कर लेते हैं। द प्राइमर्स विल बी रिमूव्ड बाय, ये तो हमारा 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है ना, और ये हमारा दूसरा है डायग्राम, ये हमारा 5 प्राइम 3 प्राइम है ना, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। अब इसका तो डायरेक्टली हो गया था 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पे ये सारे प्राइमर्स विल बी रिमूव्ड। सो प्राइमर कौन रिमूव करेगा? प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस कौन कौन कर सकता है? डीएनए पॉलीमरेज भी 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, ये अगर एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब रिमूव, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो वो अगर प्राइमर्स को हटा रहा है, ये किस डायरेक्शन में करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, बिकॉज यू नो द आर्थर कॉर्नबर्ग, जो जिन्होंने ये इसका जो दिया है, आर्थर कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम भी हम इससे कहते हैं। सो आर्थर कॉर्नबर्ग के अकॉर्डिंग डीएनए पॉलीमरेज, अब डीएनए पॉलीमरेज 3 भी रिमूव कर सकता है, बट डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंस जो सिंथेसिस करता है स्ट्रैंड्स की, वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है, तो रिमूवल अगर करेगा, एक्सोन्यूक्लियस करेगा, so it has exonuclease activity in 3 prime 5 prime direction, right? So एक बार हम इसको, so DNA polymerase 1 is also called Kornberg enzyme, ठीक है। After the discoverer Arthur Kornberg, ठीक है। सो देखो अब ये जो प्राइमर्स जो है, इट वाज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, बट अगर पॉलीमरेज 3 करेगा, और इट कैन बी रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन क्या करेंगे हम, इन 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन, तो इसे 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमर्स जब निकल गया,
तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में these ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो these डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय एंजाइम। अब द फ्रेगमेंट्स जॉइन कौन करेगा, यहाँ पे आएगा लाइगेज, ठीक है। तो ये हम लाइगेज एंजाइम, सो लाइगेज कौन सी लाइगेज, डीएनए लाइगेज है ना, डीएनए लाइगेज विल जॉइन दिस स्ट्रैंड्स यूजिंग एटीपी। यहाँ पे भी एटीपी यूज होती है, एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस। इसीलिए देखो कई सारे स्टेप्स में एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। दैट इज वाई डीएनए रेप्लिकेशन कभी एक बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स में नहीं होता है, होल डीएनए में नहीं होता है, दे ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सो लाइगेज जॉइंस दिस, और फिर ये हमारा बन गया कंटिन्यू। अब ये पूरा स्ट्रैंड ऐसे हो जाता है। तो इन किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में, राइट। ये हम डायरेक्शन का एक एरो लगा देते हैं, तो इस डायरेक्शन में सिंथेसिस। अब इसे हमने सबसे पहले लिखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, है ना, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड 5 प्राइम 3 प्राइम। देखो चाहे लीडिंग स्ट्रैंड हो या लैगिंग स्ट्रैंड हो, आपने देखा ही है कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये है कि लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए इसे कहा जाता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब हम इस स्टेप को लिखते हैं। लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, अ नंबर ऑफ small a number of primers are bound to lagging strand, ठीक है, इन किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। और ये प्राइमर का फ्रेगमेंट्स भी साइज वही रहेगा जैसे लीडिंग स्ट्रैंड में था, एंजाइम भी वही रहेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट okay, so on the basis of template nucleotides are incorporated and small DNA fragments are called Okazaki fragments, और इसे हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, या फिर और इसे कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरर रेगी ठीक है, तो इसके डिस्कवरी के बाद इसमें इसका नाम हो गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स आर इस पे होगा आपका 1000 to 2000 बेस पेयर इन prokaryotes and its
100 to 200 base pair in, so and in prokaryotes it is 100 to 200 base pairs. ठीक है? So this leading strand fragments are elongated by, कौन elongate कर रहा है? By DNA polymerase 3, ठीक है, which is DNA dependent. ये क्या है, मैंने अभी प्राइमर के लिए कहा था ना, DNA dependent RNA polymerase. तो ये क्या है मेरे, ये है आपका DNA dependent. These things are very important. DNA dependent DNA polymerase, ठीक है, और इसको elongate कर रहा है. उसके बाद क्या होता है, the primers are removed by, कौन रिमूव कर रहा है? आइदर हम इस पे लिखेंगे DNA polymerase 1, ठीक है. polymerase 1 का एक और नाम क्या है? कॉर्नबर्ग एंजाइम, आफ्टर द डिस्कवरर आर्थर कॉर्नबर्ग. तो ये किस डायरेक्शन में, अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा है तो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है. इट कैन बी डन बाय, एक और एंजाइम से भी हो सकता है ना. सो इट कैन बी डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 भी कर सकता है. लेकिन अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? उल्टा हो जाएगा इस पे, ठीक है ना. बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज 3. लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में? इन 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस. 3 प्राइम 5 प्राइम, इसे क्या कहेंगे? exonuclease, right? Exonuclease. So it's called ठीक है. तो अब हम देखो हमारे लिए क्या रह गया है, इस ये भी रिमूव हो गया. सो डीएनए प्राइमर्स रिमूव हो गया है. नाउ नेक्स्ट जो हमारा पास फैक्टर आएगा, दिस इज जॉइनिंग of the DNA fragments. ठीक है. So the DNA fragments are joined. किसने किया था? So DNA fragments are joined by enzyme. ठीक है. कौन करता है? DNA ligase कहा जाता है इसको, ठीक है ना. So it's done by DNA ligase. और DNA ligase एक इंडियन बेस्ड NRI साइंटिस्ट जिनका नाम है हरगोविंद सिंह खुराना, तो उन्होंने इस लाइगेज को डिस्कवर किया है. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय खुराना, बट ही डिडंट गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस. उनको नोबेल प्राइज किसी और डिकोडिंग के लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो इन्होंने मतलब ये लाइगेज एंजाइम का डिस्कवर किया है. सो विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड, ठीक है, टू मेक इट कंटिन्यूअस. ठीक है, इसको हमने टू मेक इट कंटिन्यूअस, राइट. So hence DNA replication, this is very very important. यही क्वेश्चन में डाला जाता है. Hence DNA replication is, इसको क्या बोला जाता है? 5 प्राइम 3 प्राइम सेमी कंजर्वेटिव
एंड इसे कहा जाता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। सो बेसिकली देखो, अब जो हमारा रहता है, हमने ऑलमोस्ट रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स प्रूफ रीडिंग। ठीक है ना, प्रूफ रीडिंग। देखो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ये किस फेज में हो रहा है? एस फेज में। तो एस फेज के बाद आपने अगर सेल साइकिल देखा है, इट्स G2 फेज। G2 फेज के बाद क्या होता है? एम फेज। दैट एम कैन बी माइटोसिस और मियोसिस। फिर क्या होता है? सी फेज यानी साइटोप्लाज्मिक फेज, जहां पे साइटोकाइनेसिस होती है। और फिर हम नेक्स्ट सेल साइकिल की इंटरफेज में चला जाता है। नेक्स्ट सेल साइकिल की इंटरफेज में फिर क्या आएगा? वही कि इस पे फिर इंटरफेज स्टेज में गैप G1 आएगा, है ना। तो उस G1 स्टेट में क्या होता है? G1 के बाद S फेज आता है। इफ देयर इज एनी एरर प्रीवियस डीएनए रेप्लिकेशन में, अगर कोई एरर है, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड इन द G1 स्टेज। तभी तो G1 को हम क्या कहते हैं? चेक पॉइंट ऑफ डीएनए। ठीक है, कोई भी एरर होगा मिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेसिस में, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड और उसको हटाया जाएगा। अगेन राइट बेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड विल बी जॉइंड बाय लाइगेज। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। सो इट्स कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, और इसे कहते हैं डीएनए एडिटिंग। आइदर प्रूफ रीडिंग या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? डीएनए एडिटिंग। सो ये जो कोई भी रॉन्ग बेस होता है, ये हमेशा जो मिस इनकॉर्पोरेटेड बेसिस होती है, दे आर आइडेंटिफाइड, इट टेक्स प्लेस। तो हम इट टेक्स प्लेस इन द कौन सी फेज में? इट टेक्स प्लेस इन G1 स्टेज, है ना। G1 स्टेज, हेंस कॉल्ड चेक पॉइंट ऑफ डीएनए बोला जाता है। G1 को चेक पॉइंट ऑफ डीएनए कहा जाता है। सो द मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम, जो मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम है यहाँ पे, जो गलत बेस पेयर को आइडेंटिफाई कर लेता है, दिस इज प्रूफ रीडिंग एंजाइम इज DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 is identifies any type of misincorporated bases. ठीक है, और उसके बाद दिस इज द मेन एंजाइम। सो DNA polymerase, चलो इसका 1 मेन एंजाइम, हेल्प्ड बाय, इसको हेल्प कौन कर रहा है? DNA polymerase 2. So both 1 and 2 are the proofreading enzymes, but उसमें जो मेन जो इफेक्ट आ रहा है, that is by कौन कौन कर रहा है? इसमें मेन जो प्रूफरीडिंग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा है ना। फिर हम देखेंगे इसमें पॉलीमरेज 2। सो व्हाट डज दिस पॉलीमरेज 1 डज? क्यों उसको मेन एंजाइम कहते हैं हम? क्योंकि जो मेन एंजाइम, इसलिए कोई भी गलत बेस हो, इट इज आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, इट इज आइडेंटिफाइड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. सो मिस incorporation of bases are identified by DNA polymerase 1, ठीक है, and removed ठीक है। फिर क्या करते हैं? DNA polymerase 3 incorporates the right base
and elongates the chain, जैसे नॉर्मली हम करते हैं किया था, elongates the chain, ठीक है, and joined by ligase, जो जिस स्टैंड को काटा था ना गलत बेस को, उसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, सो इट्स ज्वाइंड बाय लाइगेज, राइट। सो ये हो गया प्रूफ रीडिंग। अब हम क्या देखेंगे कि ये तो हमने कर लिया प्रोकैरियोट्स के लिए, यूकैरियोट्स में भी मैकेनिज्म रिमेन्स द सेम, राइट। लेकिन अब हमें थोड़ा सा जो एंजाइम्स की जो डिफरेंस है, दोज एंजाइम डिफरेंस की यूकैरियोट में क्या है, प्रोकैरियोट में। अब देखो यूकैरियोटिक एंजाइम्स देखते हैं, यूकैरियोट्स में कौन कौन सा यूकैरियोटिक एंजाइम्स। So there are lots of enzymes जिसमें difference आ रहा है। यूकैरियोट्स में देखो there are 5 types of enzyme, तो DNA polymerase अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, और फिर डेल्टा एंड ईटा, डेल्टा एंड ईटा, ठीक है। ये जो ई वाला सिंबल है ईटा का है, ये सारे आर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। तो जिसमें से अल्फा इज द लार्जेस्ट एंड मेन एंजाइम ऑफ डीएनए, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, अल्फा इज द लार्जेस्ट एंड मेन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विच अल्फा इज द डीएनए पॉलीमरेज, जो डेल्टा है रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, polymerase delta for replication of leading strand, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज आपका आएगा, डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास डेल्टा हो गया। अब हम करेंगे पॉलीमरेज जो है ईटा, synthesis of lagging strand, so polymerase eta synthesis of lagging strand, ठीक है। और अल्फा क्या करता है, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए, तो इसमें ग्रिपिंग वगैरह जो है इसी के लिए फर्क आता है। तो इस पे और बाकी जो अपने आपके पास देखा है आपने, बीटा, बीटा इज अ प्रूफ रीडिंग एंजाइम, और गामा जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस के लिए होता है, ठीक है। और इट नीड्स, देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैग्नीशियम और एटीपी, जो एटीपी होता है इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज बीटा फॉर प्रूफ रीडिंग and DNA polymerase gamma so gamma is for देखो एक्चुअली ना ईटा और जो हमने कहा था कि अल्फा इज द मेन एंजाइम, एक्चुअली अल्फा ही सिंथेसाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड को, बट जो ये गामा का ना एक ये है कि हेला सेल्स कहते हैं, हेला सेल्स यानी हेनरिटा लैक्स एक लेडी थी जिनकी फर्स्ट कैंसरस सेल्स को, उनकी कैंसरस सेल्स को मतलब लैब में रखा गया था स्टडी के लिए, कैंसर प्रॉपर्टी को स्टडी के लिए। तो बेसिकली देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है दैट इज फॉर सिंथेसिस ऑफ हेला सेल्स, हेला सेल्स का मतलब कैंसरस सेल्स, राइट। तो कैंसरस सेल्स में ना डीएनए रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तो उसके लिए बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज गामा सिंथेसाइजेस द लैगिंग स्ट्रैंड, नॉर्मली अल्फा ही करता है उसको, DNA for mitochondrial DNA synthesis, mitochondrial
डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, और एक और चीज मैं लिख देती हूँ, डीएनए पॉलीमरेज गामा also synthesizes HeLa cells, और इसे हम क्या कहते हैं, कैंसरस सेल्स। ठीक है, so this completes the entire process of DNA replication। और हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे इन जिस्ट हम करते हैं, चलो इसको ना ऐसा करके करते हैं, सो यू कैन फाइंड इट आउट। डीएनए रेप्लिकेशन, एक डिफरेंस देख लेंगे। सो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स। ठीक है, तो मेरा जो पहला पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले ये कहाँ पे होता है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। इसके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, और ये कहाँ पे होता है, इट ऑकर्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी कौन सा पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, इट हैज सिंगल ओरिजिन ऑफ replication, और it has multiple ORI। ठीक है, origin। उसके बाद आज ये स्क्रीन काफी तंग कर रहा है, सो तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इसके पास तो सिंगल ओराई है, सो डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 डज एलोंगेशन, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एलोंगेशन, इस पे बेसिकली इनिशिएशन is done by alpha polymerase and elongation by delta and eta। ठीक है, और कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगी। तो मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है, डीएनए रिपेयर। ठीक है ना, डीएनए रिपेयर इज डन बाय प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं, इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, और यहाँ पे बीटा, यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग डन बाय डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ठीक है, बीटा सिंथेसाइज कर देता है, मतलब प्रूफ रीडिंग कर देता है। इसके बाद आरएनए प्राइमर जो है, इट इज रिमूव्ड बाय primers are removed by DNA polymerase 1, और यहाँ है कि primers are removed by DNA polymerase 3। ठीक है, उसके बाद ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, इसमें 1000 to Okazaki fragments are 1000 to 2000 base pairs. 2000 base pairs are यहाँ पे 100 to
200 बेस पेयर्स, ठीक है। इसके अलावा रेप्लिकेशन इज वेरी रैपिड, बहुत फास्ट होता है। रेप्लिकेशन इज वेरी रैपिड, 200 बेस पेयर्स पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है। रेप्लिकेशन इज 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, ठीक है। और डीएनए गाइडेज यहाँ पे जरूरत होती है क्योंकि इसके तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है ना, सो डीएनए गाइडेज इज नीडेड। टोपोआइसोमरेज दोनों में ही हो सकता है, बट उसके लिए प्रोकैरियोट्स के लिए गाइडेज एक्स्ट्रा एंजाइम चाहिए अनवाइंडिंग के टाइम में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डालने के लिए। और यहाँ पे होता है डीएनए गाइडेज इज नॉट नीडेड, ठीक है। सो हमने डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो मेरी लेक्चर होगी उसमें हम लोग सेंट्रल डॉग्मा, बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा से शुरू करेंगे और जीन्स और एंजाइम्स। बेसिक देखो, सेंट्रल डॉग्मा एक पार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन एक पार्ट है सेंट्रल डॉग्मा की। सेंट्रल डॉग्मा है क्या? इट्स अ मैकेनिज्म, सेल मशीनरी जिसे हम कहते हैं कि डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और ये डीएनए टू आरएनए नेक्स्ट आएगा, जो कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन पार्ट हमने कर लिया, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। एंड फिर आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, दैट इज ट्रांसलेशन। तो इट कंप्लीट्स, ये एक फेज होता है पूरा फेज में। तो दिस कंप्लीट्स द एंटायर सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें से हमने डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी। एंड वी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी मैं अपलोड कर दूंगी। और मैंने देखो यहाँ पे एक जिस्ट की यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस आती है एट ए ग्लांस अगर हम इसको देखते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ओराई ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी। और ये जितने भी एंजाइम्स है वो हम लास्ट में करेंगे। इन एंजाइम्स के ऊपर बेस करके बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती है दे आर डिजाइंड, ठीक है। और एक बार और बता देती हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम एस फेज पढ़ते हैं, बट जब भी आप आंसर करोगे यू चेक द क्वेश्चन कि वो प्रोकैरियोट्स के बोल रहा है या यूकेरियोट्स के लिए बोल रहा है। तो अगर ये प्रोकैरियोट्स के लिए बोलते हैं, दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स में कोई जी फेज या एस फेज नहीं होता है वहां पे। वाई? क्योंकि वो उसके पास माइटोसिस या मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस, तो इंटरफेज भी नहीं आएगा, ठीक है। So till the next lecture we will concluding here for DNA application. आप अच्छे तरीके से उसको देखो। डायग्राम्स मैंने डाला हुआ है अपने हैंड रिटन डायग्राम्स, ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू इन एवरी स्टेप। और आप इसको अगर मान लो सीबीएसई के लिए आए तो आप इसको 2 डायग्राम में भी कंक्लूड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टेप के लिए आप डायग्राम दो। मुझे आपको अच्छी तरह से समझाना था, इसीलिए मैंने हर स्टेप की अलग डायग्राम दिया है, किस स्टेप में क्या होता है वो भी बता दिया आपको, ठीक है। और हमारे नीट में जो क्वेश्चंस आती है वो एंजाइम बेस्ड ज्यादा होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज, सो इट्स आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कैसे, डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से देखो एंड गुड बाय फॉर टुडे, be good and happy. We'll be updating the rest of the parts, और अच्छे अच्छे चीजें पढ़ेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, in my next lecture. Okay, so till then, very goodbye to you all.